गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑडियंस एनालिसिस का है। तो सबसे पहले ऑडियंस का मीनिंग क्या है। ऑडियंस इज सेंट्रल टू द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द कॉमन ग्राउंड्स बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। द रिसीवर इज आल्सो नोन एज ऑडियंस. Analyzing an audience is key to the success of any message. The message needs to adapt to fit the audience's goals, interests, and needs. Before analyzing the audience, it is essential to know who the audience is. ऑडियंस एक मेन इम्पॉर्टेंट सेंट्रल पॉइंट है आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस में। जैसे कि हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस में पढ़ा था कि आपका जो सेंडर मैसेज कम्युनिकेट करता है रिसीवर को, और ऑडियंस एनालिसिस में हम पढ़ेंगे कि रिसीवर ही ऑडियंस है। और जब तक कि आपका रिसीवर आपके मैसेज को रिसीव नहीं कर लेता, अंडरस्टैंड नहीं कर लेता, तब तक आपका जो मैसेज की कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो पूरी नहीं हो पाती। इसलिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो आपका ऑडियंस है वो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और किसी भी मैसेज की सक्सेस तभी मानी जाती है जब उसको ऑडियंस ने रिसीव कर लिया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ऑडियंस है जिसको आपने मैसेज कम्युनिकेट करना है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, उसकी नीड्स क्या हैं। तो आपका ऑडियंस कौन है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑडियंस। पहला है आपका इनिशियल ऑडियंस। द इनिशियल ऑडियंस इज दैट ऑडियंस हु रिसीव द मैसेज फर्स्ट एंड फॉरवर्ड्स इट टू द अदर ऑडियंस। इनिशियल ऑडियंस में उस पर्सन को आप इंक्लूड करते हो जो सबसे पहले आपके मैसेज को रिसीव करता है और आगे आपके इस मैसेज को फॉरवर्ड करता है। गेटकीपर सेकंड, गेटकीपर हैज़ द पावर टू स्टॉप योर मैसेज बिफोर इट गेट्स टू द प्राइमरी ऑडियंस. A secretary who decides to speak to or see the boss is the gatekeeper. Sometimes the supervisor who assigns the message is also the gatekeeper. However, sometimes the gatekeeper is higher in the organization. In some cases, gatekeeper is outside the organization. यहाँ पर एग्जांपल इसने दिया है, जैसे कि अगर आपने बॉस से मिलना है तो सबसे पहले गेटकीपर से आपको परमिशन लेनी होगी, उसके सेक्रेटरी से आपको परमिशन लेनी होगी कि आप बॉस से, वो डिसाइड करेगा कि आप बॉस से मिल सकते हो कि नहीं मिल सकते। तो यहाँ पर सेक्रेटरी से गेटकीपर। और कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन में आपका जो ऑडियंस है, जो गेटकीपर है, वो पर्सन है जो कि जिसके पास ये राइट होता है कि वो आपके मैसेज को प्राइमरी ऑडियंस तक पहुंचने की से रोक भी सकता है, और आगे उसके पास पावर होती है कि वो आगे फॉरवर्ड भी कर सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है गेटकीपर। प्राइमरी ऑडियंस इज दैट ऑडियंस हु विल डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द मैसेज और नॉट. ही मे आल्सो एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मैसेज. In fact, he is the audience who is the decision maker and sender must reach him to fulfill his purpose. जो प्राइमरी ऑडियंस है वो डिसाइड करती है कि आपने मैसेज की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। जो आपका मैसेज है उसके ऊपर डिसीजन लेने का राइट प्राइमरी ऑडियंस को होता है। Secondary audience is that audience who may be asked to comment on the message. The primary audience implements the message when it has been commented upon by the secondary audience. जो सेकेंडरी ऑडियंस है उसके पास मैसेज पहुंचता है, लेकिन उसके पास पावर नहीं होती कि वो आपके मैसेज को रोक सके, बट उसके पास पावर होती है कि वो आपके मैसेज के ऊपर कमेंट कर सकता है, और उसके कमेंट देने के बाद ही जो प्राइमरी ऑडियंस है वो आपके मैसेज को आगे इम्प्लीमेंट कर सकता है। Watchdog audience is one who has political, social and economic power. Although the watchdog audience doesn't have the power to stop the message and will not act directly on it, yet the watchdog pays close attention to the transactions between the sender and the primary audience. He may have future actions on his evaluation of the message. यहाँ पर इसने कहा है कि जो आपका watchdog audience है वो आपके मैसेज के ऊपर उसकी कीन ऑब्जर्वेशन होती है। वो देखता है कि आपका मैसेज कितना इम्पॉर्टेंट है, आपकी ट्रांजेक्शन्स के आपके जो मैसेज है उसके कंटेंट्स को देखता है। हालांकि इसने यहाँ पर कहा है कि आपका जो वाचडॉग ऑडियंस है उसके पास पावर नहीं होती मैसेज को रोकने की, बट वो आपके उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसके बेसिस पर ही आपके मैसेज को फ्यूचर में इम्प्लीमेंट किया जाता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन इंडस्ट्री व्यूअर्स एक्ट एज watchdog audience. Having studied the marketing plan of a new product, they comment on it. Whether it is proper time to publish new product or not is suggested by them. They are not the persons to implement the plan, but their comments at the time of implementation of plan are headed to. यहाँ पर एग्जाम्पल
दिया है कि डिप्रेशन के टाइम में जब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना होता था तो उससे पहले वास्टडॉग ऑडियंस जो आपका यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि इंडस्ट्री रिव्यूवर्स एक्ट एज ए वास्टडॉग ऑडियंस, उनकी राय ली जाती थी कि इस जो आपका नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च करना है, इस प्रोडक्ट को आप किस टाइम पर लॉन्च करना चाहिए आपको, और उसके कमेंट्स के बेसिस पर ही आगे उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता था। एनालाइजिंग इंडिविजुअल एंड मेंबर्स ऑफ ग्रुप, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो ऑडियंस है वो एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, तो आपने ऑडियंस एनालिसिस में एनालाइज करना है ऑडियंस को। वंस द सेंडर इज सेटिस्फाइंग दैट ही हैज़ ए लेजिटिमेट एंड क्लियर purpose in communicating, he should analyze intended audience. If the sender is communicating with someone he knows well, audience analysis become relatively easy. On the other hand, if his audience is a group of strangers, he has to do some investigation and analysis. He has to ask some key questions about the audience, like who they are, what is their probable reaction to his message, how much to do they already know about the subject. जो अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है, आपका ऑडियंस है, तो उस केस में आपको जो आपका ऑडियंस है उसको मैसेज आपको कम्युनिकेट करना होता है और उसकी फीडबैक भी आपको लेनी होती है, उसको सेटिस्फाई करना होता है पूरा मैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आपका एक ऑडियंस ग्रुप ऑफ पर्सनस है तो आपको पहले से ही स्टडी करना होगा कि आपका ऑडियंस जो है ग्रुप ऑफ पर्सनस है उसमें किस तरह के लोग इंक्लूड हैं और उनका प्रोबेबल रिएक्शन क्या हो सकता है आपके मैसेज के बारे में। नेगेटिव होगा तो भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, पॉजिटिव होगा तो भी आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होना होगा। और वो आपके मैसेज के बारे में ऑलरेडी कितना जानते हैं, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना है, और क्योंकि अगर वो आपके मैसेज के बारे में पहले से ही जानते हैं तो आपको बेस जो है बेसिक लेवल से स्टार्ट नहीं करना होता मैसेज जब भी आपको कम्युनिकेट करना है। तो ये सारी इश्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं ऑडियंस एनालिसिस में। अब बात आती है स्टेप्स ऑफ ऑडियंस एनालिसिस की। पहला, व्हाट इज द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ऑडियंस। लार्ज साइज ग्रुप ऑफ ऑडियंस बिहेव इन ए डिफरेंट वे फ्रॉम दैट ऑफ द स्मॉल साइज वन। सेपरेट कम्युनिकेशन प्रोसेसेस आर अडॉप्टेड फॉर बोथ द ग्रुप्स। फॉर इंस्टेंस, if Ms. J is addressing a group of 500 persons, then she will have to minimize the participation of the audience in the communication process. If she is writing a report for a large group, it should have a formal format. जो आपका ऑडियंस है अगर वो लार्ज साइज़ का है तो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस डिफरेंट टाइप का होगा, अगर स्मॉल साइज़ का है तो आपका डिफरेंट टाइप का होगा, मतलब आपको डिफरेंट तरीके से बिहेव करना होगा। जैसे कि इसने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा लोगों को एड्रेस कर रहा है तो ऑडियंस का पार्टिसिपेशन कम्युनिकेशन प्रोसेस में कम से कम होना चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्टेज नहीं होगा फिर। और अगर एक लार्ज ग्रुप को रिपोर्ट राइट करनी है तो आपको फॉर्मल फॉर्मेट यूज़ करना होगा। और बिसाइड्स ऑडियंस इन देन लार्ज ग्रुप हैज़ डिफरेंट एजुकेशन स्टैंडर्ड, स्टेटस एंड टेस्ट एक्सेट्रा। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू फाइंड आउट ए कॉमन पॉइंट में कीप देम कंबाइंड टुगेदर। सिमिलरली यू हैव टू कैटर to the needs of different persons. Needs of sales manager are distinct from the needs of the account manager or production manager. Some such procedure should be adopted as to satisfy the need of all. तो जब भी एक ऑडियंस एनालिसिस की बात आती है आपको उसकी कंपोजिशन की स्टडी करनी होती है कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स में किस तरह के लोग इंक्लूड है, उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड डिफरेंट है या सेम है, उनका स्टेटस क्या है, उनका टेस्ट क्या है, उनका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी होगी जब भी आप मैसेज कम्युनिकेट करते हो उससे पहले। इसके अलावा आपको देखना होगा कि जिन भी लोगों को आप एड्रेस करने जा रहे हो उनकी नीड्स क्या हैं। डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट नीड्स। जैसे कि यहाँ पर इसने एग्जांपल दिया है कि अगर आपके ऑडियंस में कंपोजिशन आपका इस तरीके का है कि उसमें प्रोडक्शन मैनेजर भी है, सेल्स मैनेजर भी है, मार्केटिंग मैनेजर भी बैठा है, तो आप अलग अलग मैनेजर्स की जो नीड्स हैं मैसेज के रिगार्डिंग वो अलग अलग होगी। तो जब भी आपको इन सारे लोगों को एक ग्रुप ऑफ 20 पर्सन्स आपको एड्रेस करना है तो इन सब की नीड्स को ध्यान में रखना होगा जब भी कोई मैसेज आप कम्युनिकेट करते हो। हु इज़ द प्राइमरी ऑडियंस? When several people will receive your message, try to identify those who are the most important to your purpose and have power to take decision. Give them more importance and try to win them over. Ordinarily, those belonging to the upper layer of the organization are the key people capable of taking decisions, but it is not always so. A person in a relatively low position may have power to decide in one
और टू पर्टिकुलर एरियाज़। इसने बताया है कि जब भी आप मैसेज कम्युनिकेट करते हो तो आपने ये देखना होगा कि जिस भी ग्रुप को आप एड्रेस करने जा रहे हो उस ग्रुप में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है। जो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग इम्पॉर्टेंट होते हैं, अगर वो आपकी ऑडियंस है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस आपने उन्हीं को देनी है, क्योंकि वही डिसीज़न मेकिंग करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, डिसीज़न लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसने बताया कि एक लो लेवल का एम्प्लॉय भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में इम्पॉर्टेंट हो सकता है जब भी कोई उनके लेवल की बात आपने करनी है। व्हाट इज़ द ऑडियंसेस प्रोबेबल रिएक्शन, आपको पहले से तैयार होना होगा कि आपको पहले आपको फेवरेबल रिस्पॉन्स मिल सकता है या नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस हैं तो आप किस तरह का अपनी आर्ग्यूमेंट्स आप रखोगे, तो आपके रिकमेंडेशंस के को डायरेक्टली अपोज ना करें, इस तरीके से आपने उसको मैसेज को कम्युनिकेट करना है। एज ए सेंडर वन शुड endeavor to know the probable reaction of the decision makers. On the basis of the past experience, an employee can guess whether his boss is interested in more profits or in maximization of sales. Keeping this fact in mind, he can decide his future strategy. एग्जाम्पल इसने दिया है कि अगर आपको पता है कि आपका बॉस ज़्यादा प्रॉफिट में इंटरेस्टेड है, ज़्यादा सेल्स में इंटरेस्टेड है, तो आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपना मैसेज प्रिपेयर करोगे अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर। व्हाट इज़ द ऑडियंसेस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमने स्टेटस की बात की, हमने लैंग्वेज नॉलेज की बात की, हमने एजुकेशन लेवल की बात की। अब बात आती है कि आपको ये देखना है कि आपका ऑडियंस का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। If the audience doesn't have the complete knowledge about the product and wants to know about it by asking questions, then the response must be satisfying. अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके मैसेज के बारे में आपके ऑडियंस को बिल्कुल भी नहीं पता और वो क्वेश्चंस रेज करते हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनका रिस्पॉन्स दो, उनको सेटिस्फाई करो। व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप विद ऑडियंस। अगर एक आपका ऑडियंस अननोन पर्सन है तो अपना मैसेज कम्युनिकेट करने से पहले आपको उनका कॉन्फिडेंस लेना होगा, उनके बीच में एक रिलेशनशिप आपके साथ आपको क्रिएट करनी होगी, और उसके बाद ही आप अपना जो मैसेज है वो कम्युनिकेट करो उनको, तो ज़्यादा अच्छा होगा। एज यू प्रोसीड यू विल हैव टू प्रूव योर पॉइंट्स केयरफुली बिकॉज द ऑडियंस विल बी जजिंग योर एबिलिटीज़ एज वेल एज योर इन्फॉर्मेशन। वो आपके इन्फॉर्मेशन को ही नहीं बल्कि आपकी मैसेज को कम्युनिकेट करने की जो एबिलिटी है उसको भी जज करते हैं। तो ज़रूरी है, अगर ऑलरेडी आपका एक रिलेशनशिप है ऑडियंस के साथ पहले से ही तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर अननोन पर्सन को आपने मैसेज कम्युनिकेट करना है तो पहले आप उसके साथ एक कॉन्फिडेंस रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करो, उसके बाद आपको अपना मैसेज कम्युनिकेट करना चाहिए। इफ़ यू आर कम्युनिकेटिंग विद ए फैमिलियर ग्रुप, क्रेडिबिलिटी विल ऑलरेडी बी गिवन, यू कैन गेट डाउन टू बिजनेस इमीडिएटली। हाउएवर यू मे हैव टू ओवरकम पीपल्स prejudices by providing ample evidence on points outside your usual area of expertise। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि अगर आप फेमिलियर हो उस ग्रुप के साथ तो आपको इमीडिएटली अपना मैसेज कम्युनिकेट कर देना चाहिए। योर स्टेटस रिलेटिव to the audience also affect the style and tone of your presentation. You address your peers differently than you do your boss. You use another tone when you are communicating with those who are lower in the hierarchy, and you handle a customer or supplier differently than you handle a co-worker. तो यहाँ पर इसने बताया कि आपका ऑडियंस अलग अलग अगर है, अलग अलग ऑडियंस के साथ आप अलग अलग तरीके से बिहेव करते हो। अगर वो आपका एम्प्लॉई है, आपका सबऑर्डिनेट है, तो आप अलग तरीके से बिहेव करोगे। आपका सुपीरियर है, आपका बॉस है, तो आप अलग तरीके से बिहेव करोगे। कस्टमर के साथ आप अलग तरीके से बिहेव करते हो। तो डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस का स्टेटस मतलब आपकी ऑडियंस कौन है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो स्टाइल है और आपका प्रेजेंटेशन का जो टोन है वो होगा। थैंक्स।